बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंजूर आज़ाद बोल रहा हूँ और ये हमारा चैनल है अवामी पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में चलते हुए एक अहम इशू का मुख्तलिफ ज़ावियों से और मुख्तलिफ तरफ से जायज़ा लेंगे। वो अहम इशू है नए सूबे बनाने का। तो इस पर मैंने जो पॉइंट लिख कर रखे हैं, उस पॉइंट पर बारी बारी इस नए सूबे बनाने के मंसूबे या इस नए सूबे बनाने के इशू पर बात करेंगे। तो पहले तो ये बात करेंगे कि भाई ये पाकिस्तान को 4 सूबों में जो मुजवज़ा तजवीज़ आ गई है, उसमें कितने सूबे बनाने का कहा गया है। और फिर बात करेंगे कि इस तजवीज़ पर सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल क्या है, मौलाना साहब ने क्या कहा है, और नून लीग ने नवाज़ शरीफ ने पहले तो इसकी मुखालफत की, मगर वो फिर खामोश क्यों हो गए, और पीपल पार्टी खुल्लम खुल्ला इस मंसूबे की मुखालफत कर रही है, और वो मुखालफत क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या अवामिल है। और फिर देखेंगे कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरी पॉइंट जो मैंने लिख कर रखी है वो ये है कि इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत में एक नया निज़ाम दिया था जिसको नाज़मी निज़ाम कहते हैं। तो नाज़मी निज़ाम किस तरह चला, उसका नतीजा क्या निकला, और उस नाज़मी निज़ाम को ये सियासी पार्टियों ने आते ही ख़त्म क्यों कर दिया। तो क्या वो नाज़मी निज़ाम कामयाब भी था। और तीसरा आखिर में हम जायज़ा लेंगे कि आखिर मुल्क के अवाम के का और पाकिस्तान का हकीकी मसला है क्या, जिसकी तरफ इन मुक़तदरा हल्कों के और या किसी के भी कभी जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती कि पाकिस्तान का असल मसला है क्या और उसको हल किस तरह किया जाए। और ये जो पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो गए हैं, करप्शन हो गई है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो मसले का उस मसले की जड़ है क्या। और उसके बाद अपनी तजवीज़ देंगे कि पाकिस्तान में ये करप्शन ख़त्म करने के लिए और आवाम को जो सहूलतें या आवाम के मसाइल हल करने के लिए आवाम की दहलीज पर और आवाम के यूँ समझें कि गांव-गांव और शहर-शहर में किस तरह वो सिस्टम लाया जाए जिससे आवाम फ़ायदा भी हासिल कर सकें और पाकिस्तान के मसाइल भी हल हों। तो अब सबसे पहले आते हैं कि ये नए सूबे का जो मनसूबा कहाँ से आया। तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो मुक़तदरा हल्कों के तर्जमान कहलाते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। तो फिर वो लोगों ने यही कहा कि भाई ये मनसूबा जो है मुक़तदरा की तरफ से आया है। और दूसरे दिन DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अल्फाज कहे कि ये मोहसिन नकवी के अपने अल्फाज हैं, मगर हकीकत ये है कि आवाम के मसाइल के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मतलब उसने भी मोहसिन नकवी को इंडोर्स ही किया। तो उसका मतलब ये है कि ये जो तजवीज़ आई है, जो मुक़तदरा हल्कों की तरफ से ही आई है। और सबसे अहम बात यह है कि मुक़तदरा की तरफ से ये तजवीज़ आई क्यों है आखिर, और मुक़तदरा ने किस तरह कह दिया है। वो जो मोहसिन नकवी के ज़बानी कह दिया कि पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो चुका है और ये जो हुकूमतें हैं आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गई हैं। तो मुक़तदरा जो है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान का जो सिस्टम है या पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, एक यूँ समझें कि एक छुपे हुए तरीके से चलाया जा रहा है। वो छुपा हुआ तरीका तो ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, मगर सब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है या जो पाकिस्तान का इंतज़ाम है, वो कुछ हल्के ही मुक़तदरा के हल्के ही, जिसमें आम हल्का उसको फौज कहा जाता है, कि वही चलाता है। सियासी पार्टियों वाला जो निज़ाम है सारा,
वही चला रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान की डेवलपमेंट तो कुछ और नहीं रही, उन लोगों ने ही इमरान खान को लाया था इस उम्मीद पर कि भाई दो पार्टियां जो हैं, पीपल पार्टी और नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी, इन लोगों ने पाकिस्तान पर इमरान खान से आने से पहले 40 साल हुकूमत की, मगर पाकिस्तान की हालत तो कोई बदली नहीं, वैसे का वैसा रहा जैसे 47 से कायम हुआ था, कोई तरक्की हुई नहीं। तो फिर वो लाए इसको इमरान खान को, मगर उसने भी कुछ जब नहीं किया तो फिर उन्हीं मुक़्तदर हल्कों ने इमरान खान को भी हटा दिया, और फिर दूसरा रास्ता कोई नहीं था। तो फिर इन पार्टियों को मिलाकर उसको अदम एतमाद के ज़रिए हटाया, और फिर इक़्तिदार भी इन्हीं पार्टियों को देना पड़ा, क्योंकि नमिल बदल नहीं था, और शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई, जिसकी सपोर्ट पीपल पार्टी ने भी की। शुरू में मौलाना की पार्टी ने भी की थी, मगर 24 के बाद, इलेक्शन के बाद, जब मौलाना को कोई हिस्सा नहीं मिला तो फिर वो आस्ते आस्ते इस हुकूमत का भी मुखालिफ बन गया, और फिर वो मुक़्तदरा का भी मुखालिफ बन गया, और फिर वो फ़ौज पर टेढ़े तरीके से तनकीद करता रहा, और शहीदों के बारे में भी गलत इस्तेमाल की। हकीकत में ये उसके अंदर का गुस्सा था जो ज़ाहिर किया गया कि भाई मुझे इस्तेमाल किया गया अदम एतमाद में, और फिर मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया गया। हालांकि वो जो 2 साल अबूरी दौर चला, उसमें तो उसका गवर्नर भी भाई उधर लगा हुआ था KPK में, और उसके बहुत सारे लोग उधर मिनिस्टर भी बने हुए हैं। मगर ये लोग कहते हैं कि हम हर वक्त हम इक़्तिदार में रहें। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की और सियासतदानों की मुसीबत ये है कि इनकी सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए ही होती है, और ये चाहते हैं कि हम हर वक्त किसी न किसी तौर पर इक़्तिदार में रहें या इक़्तिदार में शरीक बनाया जाए हमें। तो मौलाना साहब ने अपना गुस्सा निकाला, मगर वो मौलाना साहब का वो गुस्सा जो है वो आम लोगों में पसंद नहीं किया गया, और उसके गले पड़ गया है। तो फिर उसके बाद वो जो अब ये नई तजवीज़ आई है सूबों की, तो शायद उन हल्कों को ये राज़ी करने के लिए एकदम इसने उसकी हिमायत कर दी है, और दबे लफ्ज़ों में भी हिमायत की है, और खुलम खुला भी हिमायत की है। मगर नवाज शरीफ की पार्टी ने पहले तो बहुत इसकी मुखालफत की, राना सनाअल्लाह ने और एक दो और वज़रा ने उसके खिलाफ बयान दिए, मगर फिर नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाकर सब लोगों को मना किया कि भाई इसके खिलाफ नहीं बोला जाए। तो उसके पीछे भी सबब ही होंगे। इस तरह नवाज शरीफ ने नहीं बोला कि इसके खिलाफ नहीं बोला जाए, क्योंकि नवाज शरीफ एक तजर्बेकार सियासतदान है, उसको सारा पता है। वो फ़ौज से मिलकर हुकूमतें भी बनाता रहा है, और फ़ौज से मिलकर बेनज़ीर की हुकूमतें भी गिराता रहा है, और फिर जब उसको निकाला गया नाल करके, तो उसको पता है कि ये किसने मुझे नाल किया था। तो उस नवाज शरीफ को सब सारी बातों का पता है। तो उसने समझ लिया कि भाई अब हम अगर इसकी मुखालफत करेंगे तो हमारे पास तो ताकत नहीं है, और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पहले भी 24 के इलेक्शन में भी बहुत ही मुसीबत से नवाज शरीफ ने उधर से सीटें ली, उसमें भी उधर उन हल्कों ने उसकी मदद की। तो अब उसका पंजाब में भी अवामी गिराव इतना नहीं रहा, गिर गया है, और वो नवाज शरीफ समझता है कि हम अगर मुखालफत करेंगे इन हल्कों की तो फिर हमें घर जाना पड़ेगा, और फिर सारी ज़िंदगी के लिए ही घर जाना पड़ेगा। ये नवाज शरीफ अच्छी तरह समझता है। तो फिर उसने मना किया अपनी पार्टी को कि भाई इसके खिलाफ नहीं बोला जाए, और फिर वो अंदरूनी तौर पर भी शायद कुछ ऐसा सिस्टम चला रहा है। और फिर वो पंजाब असेंबली में ने तो पहले ही एक करारदाद पास की हुई है कि 2 सूबे बनाए जाएँ, एक बहावलपुर का सूबा और पंजाब का सूबा, और हज़ारा का सूबा बनाने की भी KPK की हुकूमत असेंबली ने एक करारदाद पास करके रखी हुई है। तो उसको नवाज शरीफ का दिमाग जब ठिकाने लगा है, तो फिर वो अंदरूनी तौर पर शायद वो इस बात पर राज़ी हो गया है कि सूबे बनाए जाएँ, मगर हम जो है ज़िंदा रहें। ऐसा ना हो कि इस मरतबा अगर ऐसा वार चलाया जाए या मुल्क में मार्शल लग जाए तो हमारी पकड़ भी हो, हमारा एहतसाब भी हो, और हमारी सियासी पार्टी भी हमेशा के लिए ख़त्म ही ना हो जाए। तो मैं तो ये खुलकर बोलता हूँ कि चाहे लोग कितनी ढकी छुपे और
रुमाल में रख कर बातें करें, मगर मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं जो बात समझता हूँ और मेरे जहन में जो बात आती है वो मैं खुल कर बोलता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने ये सही समझ लिया है। और नवाज़ शरीफ ने जो फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई हैं और फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराई हैं, तो उसको पता है कि इधर की फ़ौज क्या कर सकती है। खैर, ज़्यादा उसकी बातों पर मैं नहीं जाते। ये देखें कि 24 की इलेक्शन में भी किस तरह उसके खिलाफ और सज़ाएँ थी, मगर जब उसको लंदन से वापस बुलाया गया और उसकी सज़ाओं का कुछ भी नहीं हुआ, न पकड़ा गया। मगर हद तो ये है कि जब वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर गुजरा तो वो अदालतों के जो है लोग उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गए और उन केसों में हाई कोर्ट ने अदालत के लोग, हाई कोर्ट के लोग चलकर इस्लामाबाद में गए और इस्लामाबाद में नवाज़ शरीफ के एयरपोर्ट पर ज़मानतें मंजूर कर ली। तो ये देखें इस मुल्क में क्या निज़ाम चल रहा है और ये सियासतदान क्या क्या चल रहे हैं। ये जो सियासतदानों को लोगों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों को फरिश्ते समझ लिया है, ये फरिश्ते नहीं हैं भाई, ये बहुत अंदर में फ़िरौन है। अब मुसीबत ये है कि पाकिस्तान की आवाम बड़ी सादा होती है। एक तो वो गुज़श्ता बातें भूल जाती है और फिर इनकी झूठी बातों में आ जाती है। तो अब दूसरी बात यह है कि पीपल पार्टी ने तो खुला नए सूबों की मुखालफत शुरू कर दी है। और उसने मुखालफत क्यों शुरू कर दी है, उसके पीछे क्या बातें हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हकीकत में ये जो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने मुसीबत खड़ी कर दी है और मरकज़ी हुकूमत मफलूज होकर रह गई है, तो वो सिर्फ उस 18वीं तरमीम की सबब ही है जो रज़ा रब्बानी ने बनाकर ऐसी उसे शिक्के में रखी कि यूँ समझें कि ये सूबे जो हैं वो मुल्क बन गए हैं और वफाकी हुकूमत जो है वो मफलूज ही हो गई है। उसके पास कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो सूबों में भी कोई। अच्छा, सिंध में ये देखें कि डाकू राज कायम हो गया है। नवाज़ शरीफ और जनरल ज़िया की हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत फ़ौज भेज कर डाकुओं के ख़िलाफ़ वो है जो एक्शन करती थी। मगर 18वीं तरमीम में ये लिखा गया है कि जब तक सूबे नहीं चाहेंगे या सूबे नहीं बोलेंगे तो मरकज़ी हुकूमत किसी काम में भी मुदाखलत नहीं करेगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई फ़ौज क्यों नहीं आती, डाकुओं को ख़त्म क्यों नहीं करती। तो उन बेचारों को ये भी पता नहीं है कि भाई ये जो आपके हुक्मरान बने हुए हैं उन्होंने तो फ़ौज को और मरकज़ी हुकूमत को मफलूज बना के रख दिया है। तो सिंध हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर फ़ौज नहीं आ सकती, इधर डाकुओं के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं कर सकती। तो इस 18वीं तरमीम ने ही मुक़्तदर हलकों को और ऊपर मरकज़ के हुकूमतों को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि भाई मरकज़ के पास भी कुछ अख्तियारात होने चाहिए। और ये सूबे अब जो इतने पावरफुल और फ़िरौन बन गए हैं और उसके वज़राए आला इतने फ़िरौन बन गए हैं कि वो सारे सूबे अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। उसमें ये भी होता है कि देखें ना कि पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत है, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है। सिंध में तो खुला पीपल पार्टी वाले इस तरह हुकूमत कर रहे हैं कि जो वज़ीर आला बना हुआ है ये सारे फंड्स और ये सारे फ़ायदे जो हैं अपनी पार्टी के लोगों को ही देते हैं और अपने पार्टी के इलाकों में ही खर्च करते हैं। और वो पंजाब में भी मरियम नवाज़ फंड्स को इस तरह खर्च करती है जैसे उसकी कोई ज़ाती मिल्कियत है, हवाई जहाज़ लेती है। और ऐसी स्कीमें शुरू करते हैं ये लोग, चाहे पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, ताकि अवाम बेचारों पर एहसान जताया जाए कि भाई ये जो कुछ कर रहे हैं ये हम ही कर रहे हैं। और फिर उसको इन एहसानों के बदले दबा कर रखते हैं और उनके खातों पर सिंध में तो बेनज़ीर कार्ड है, ये जो इमदादें देते हैं, सोलर प्लेटें देते हैं, या गरीब आवाम को बस इतना दबा के रखा हुआ है कि उनको उस एहसानों तले वोट भी लेते हैं। और सिंध में ख़ास तौर पर सिंध के बड़े जागीरदार सरदार और जितने भी बड़े वडेरे हैं वो पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो इसी वजह से ही शामिल हो गए कि सिंध में कोई नेमल बदल नहीं है। नवाज़ शरीफ पार्टी अपनी इधर से समेट कर वो मीसा के जमहूरियत बेनज़ीर से उसने किया था कि भाई सिंध तुम्हारे हवाले, पंजाब हमारे हवाले, मरकज़ में हम बारी यहाँ हुकूमत करेंगे। तो सिंध से वो समेट कर नवाज़ शरीफ की पार्टी चली गई। तो पीपी का इधर कोई नेमल बदल नहीं है। इधर लोग मजबूर हो गए हैं कि पीपी के पीछे ही चलें। और पीपी ने इधर जो करप्शन किए है और जो मज़ालम किए हैं वो उधर सिंध के लोग ही जानते हैं। तो अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि आखिर पीपी इतनी मुखालफत
کیوں کر رہی ہے پاکستان کے نئے صوبے بنانے کی؟ تو اس کے دو ہی سبب ہیں. ایک تو وہ سندھ میں ایک قوم پرست کلاس یا قوم پرست طبقہ ہے جو خاص طور پر نوجوانوں میں قوم پرست کے جذباتی نعروں کی وجہ سے ہی تھوڑا اثر پذیر ہے اور نوجوان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو قوم پرست پارٹیوں نے شروع سے ہی جب سے ایم کے ایم والوں نے کراچی کو الگ کرنے کے لیے الگ صوبہ بنانے کے لیے بات کی تو وہ قوم پرست پارٹیاں شروع سے ہی پاکستان کو توڑنے کی مخالفت میں جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا مین مشن یوں سمجھے کہ یہ ہے کہ سندھ کو توڑنے نہیں دیں گے اور مہاجروں کو نیا صوبہ بنانے نہیں دیں گے. اب یہ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. حالیہ کے نہروں کے بنانے کے اوپر پیپل پارٹی کے اور صدر زرداری نے تو ادھر اوپر اس پر نہروں کے بنانے پر اعتراض نہیں کیا تھا مگر سردار زرداری نے تو اس کی منظوری بھی دی تھی. مگر سندھ نے پھر انہوں نے کیا کھیل کھیلا جب ادھر سندھ میں نہروں کے خلاف قوم پرست پارٹیاں نکل آئیں تو پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی سندھ میں یہ قوم پرست پارٹیاں پیپل پارٹی یا صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج یا دھرنے کرتی ہیں تو یہ اس کو بھگا کر اور ناکام بنا دیتے ہیں. مگر یہ پانی والے مسئلے پر جو دھرنے ہوئے تو اس کو اندرونی طور پر پی پی نے سپورٹ کیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ جو وڑائچ وکیل ہے ببالو دھرنے میں آ کر کراچی سے بیٹھ گیا تھا وہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ وکیل ہے ہی پی پی کا اور اس نے وہ جو دھرنا اور پھر اس کو کتنا سپورٹ کیا گیا وہ تو سب نے دیکھا کہ آ کر وہ عارضی طور پر وہ جو ہے نہروں کا منصوبہ وہ ختم کیا گیا وہ عارضی طور پر ختم کیا گیا ہے. مگر یہ پانی کے مسئلے پر میں ایک اہم بات کروں گا کہ سندھ کے پانی کے حصے سے ہی بلوچستان کو کھیر سر کینال نکال کر وہ تو انگریزوں کے دور سے ہی دیا گیا تھا. پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو اس نے پھر ایک دوسرا سیف اللہ منگسی نواب سیف اللہ منگسی کینال نکالا بلوچستان کے لیے جو بھی سندھ کے حصے سے نکالا تو اس پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور پھر اس نہروں کے منصوبے میں ایک بلوچستان کے لیے ایک کچھی کینال ہے وہ بھی اب تو شاید کمپلیٹ ہو کر چالو ہو گیا ہے تو اس پر تو یہ سندھ کے لوگ اعتراض نہیں کرتے ہیں. باقی پنجاب کے جو منصوبے تھے ان پر اعتراض کیا. اور میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اس میں یہ پیپل پارٹی کے اور قوم پرست کے لوگ ملے ہوئے ہیں تو ہم اس موضوع کو ادھر چھوڑتے ہیں تو پیپل پارٹی کی طرف آتے ہیں. تو پیپل پارٹی کی اب یہ مجبوری بن گئی ہے کہ اگر کراچی الگ صوبہ بن گیا تو سندھ کے لوگ ہم پر لان تان کریں گے جس طرح وہ ایوب کھوڑوں نے سندھ اسمبلی میں سے 1 یونٹ کا بل پاس کرایا تھا تو ہمیشہ کے لیے ایوب کھوڑوں کو سندھ کا غدار ہی جانے لگا. اب یہ جب کراچی کا صوبہ الگ بنے گا تو پھر اس پر جو ہے پیپل پارٹی کو پورے سندھ میں لان تان پڑے گی اور وہ ایوب کھوڑوں کی طرح سندھ کی غدار کہلائیں گے. تو یہ اصل ایشو اور اصل مسئلہ جو ہے کراچی میں جو پیپل پارٹی مخالفت کر رہی ہے یہ اس وجہ سے ہی کر رہی ہے کہ قوم پرستوں کے ڈر کی وجہ سے اور عوام میں بھی یہ رائے ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ نہیں کیا جائے. سندھی لوگ اس معاملے میں بہت بڑے جذباتی ہیں. تو اب پیپل پارٹی کے لیے بڑی مصیبت ہے. جیسے میں نے بولا کہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ جب اگر وہ لوگ مقتدرہ والے ایکشن لیں گے تو پھر ہم نہ ہماری پارٹی رہے گی نہ ہم رہیں گے. تو یہ پیپل پارٹی والوں کو بھی پتہ ہے کہ پھر ہم بھی نہیں رہیں گے مگر وہ چاہیں گے کہ بھلے ہم رہیں نہ یا نہ رہیں مگر سندھ میں ہمارا یہ نام رہے کہ ہم سندھ کے لیے لڑے تھے اور پھر جب دوبارہ ہم سندھ میں اتریں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. تو اصل مسئلہ پیپل پارٹی کا یہی ہے جس پر وہ مخالفت کر رہی ہے. اور جو جنرل مشرف نے وہ ناظمی نظام بنایا تھا تو کچھ لوگ اس کو کامیاب کہتے ہیں مگر میں تو اس کو بھی فیل کہتا ہوں کہ ناظمی نظام نے مشرف نے ضلعی حکومتیں بنائی تھیں اور ضلعی حکومتیں ایسی بنائی تھیں کہ یوں سمجھیں کہ پورے وہ ہر ضلع ایک نئی ریاست بن گیا تھا وہ جو ناظم کے انڈر تھا. فنڈ اس کے انڈر آتے تھے ساری جو ڈپارٹمنٹس اس کے اندر تھیں. تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں کس طرح
लोगों ने MPAs और MNA शिप छोड़ कर वो ज़िले नाज़िम बन गए, वो सिर्फ इसलिए बन गए कि मुशर्रफ ने ज़ुल्म को रियासत बना दिया था। और वो जो हमने देखा कि उसमें वो किस तरह करप्शन होती थी और किस तरह ये नाज़िम जो है वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते थे। तो फिर ये जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो पीपल पार्टी और नून लीग ने इस वजह से इस नाज़िमी निज़ाम को ख़त्म किया कि भाई ये रियासतें जो हैं फिर हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो हम सूबाई हुकूमतों को ही मजबूत करते हैं। और 18वीं तरमीम में तो ऐसे उसमें सूबाई हुकूमतों को अख्तियारात दिए गए हैं और मरकज़ को इतना मफलूज किया गया है कि फिर अब ये मरकज़ इस 18वीं तरमीम के सबब से ही उसके हाथ पाँव जो है वो बंध गए हैं। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि भाई पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान का असल मसला क्या है, जिस वजह से 74 ईयर या 74 से भी अब तो ज़्यादा हो गए हैं, 78 या 79 ईयर्स हो गए हैं। पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की है। तो उसका असली मेन सबब ये है जिसकी तरफ लोगों की या मुक़्तदरा की शायद तवज्जो नहीं जाती है। तो उसका सबब असल ये है कि पाकिस्तान के कायम होते ही पाकिस्तान पर एक ख़ास तबके की हुक्मरानी कायम हो गई है। वो ख़ास तबका था वही अंग्रेज़ों वाला बनाया हुआ है, इधर बड़े लोगों का, जिसको नाम नहाद बड़े लोग कहा जाता है, बड़े लोगों का तबका था। वो जागीरदार भी थे, पीर भी थे, सरदार भी थे, उनको बड़ी बड़ी जागीरें और बड़ी बड़ी ज़मीनें दी गई थी और वो इधर वो बहुत पावरफुल बन गए थे। और बाकी अवाम इस इलाके के यूँ समझें कि उनके रियाया थे और उनके ग़ुलाम ही थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर वही लोग जो है असेंबलियों में भी आते रहे और अब तक वही लोग, वही खानवादे और उनकी औलादें आती हैं। तो पाकिस्तान पर एक मखसूस तबके की हुक्मरानी है, जिस तबके का काम सिर्फ एक दो काम होते हैं इनके, किसी तौर पर भी कुर्सी हासिल करो, इसीलिए वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, और किसी तौर भी पैसे बनाओ और करप्शन करो और हुकूमत को लूटो। तो ये दो असूल हैं जो इस नाम नहाद बड़े लोगों के हैं। और दूसरी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में जो दो पार्टियां बन गई हैं पावरफुल, वो दोनों पार्टियां ख़ानदानी लिमिटेड कंपनियां हैं। नवाज शरीफ की पार्टी, उसका तो नाम ही उसने नून रख दिया है, जैसे वो सियासी पार्टी नहीं है। नवाज शरीफ की कोई ख़ानदानी मिल्कियत या मीरास है, उस पर वो नवाज शरीफ के ख़ानदान का कब्ज़ा हो गया है। भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, और उसके दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो इसहाक डार भी इनका रिश्तेदार, मतलब जो उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को उन्होंने पंजाब पर मुसल्लत कर दिया है। और सिंध में तो जो पीपल पार्टी चलती भुट्टो के नाम से है, हालांकि वो भुट्टो को जो फांसी हुई उसका बैकग्राउंड किया था वो मैंने वो दूसरे इलाक में रखा है कि भाई वो कत्ल हुआ था 74 में, केस दाखिल हुआ था। जनरल ज़िया ने कोई नया केस दाखिल नहीं किया था, 74 में भुट्टो के खिलाफ केस दाखिल था, जो फिर बाद में भुट्टो ने दबा दिया था। और जनरल ज़िया हालांकि मार्शल लॉ के बाद वो मकतूल के बेटे अहमद रज़ा खुसरो ने वो केस चलाया, वो हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, अपील हुई, और वो अपील के बाद वो रिव्यू पिटीशन दाखिल की तो भुट्टो को सज़ा हो गई। तो वो तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने उस पर भी वो बना के रखा हुआ है। तो अब सिंध में उसको शहीद बन गया है, और वो बेनज़ीर भुट्टो भी जो पता नहीं किस तरह, अच्छा बेनज़ीर भुट्टो अपने आप को ये देखे ना कि बड़े जमहूरी कहते हैं, तो फिर वो किस तरह मुशर्रफ से NRO करके मुझे बेनज़ीर भुट्टो को करप्शन में नवाज शरीफ ने सज़ाएँ दिलवाई थी, 11 साल की सज़ा थी, जिसके लिए वो मुल्क छोड़कर भाग कर बाहर बैठ गई थी। 11 साल बाहर बैठी रही हैं, और फिर वो उसी मुशर्रफ से, डिक्टेटर से और फौजी हुक्मरान से NRO करके वापस आई। तो ये बड़े जमहूरी लोग हैं। और वो किस तरह मरी, उसको किस तरह मरवाया गया, किसने मारा, उसके पीछे भी 2-3 थ्योरियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिंध में ये भुट्टो की पार्टी जो है वो शहीदों की पार्टी बन गई है, और सिंधी लोग बड़े जज्बाती हैं बेचारे, इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, इनको झूठी कहानियाँ और झूठे लारे लपे देकर पीपल पार्टी के पीछे लगा दिया गया है। और वो भी अभी ख़ानदानी लिमिटेड पार्टी है। भुट्टो मरने के बाद बेनज़ीर मरने के बाद उसका शोहर आसिफ जरदारी, और उसने अपना वलीअहद अपना बिलावल भुट्टो बना दिया है। तो ये भी एक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड पार्टी है। तो पाकिस्तान का असल मसला ये है कि पाकिस्तान इन लिमिटेड कंपनियों, ख़ानदानी सियासी पार्टियों और इन नामनहाद बड़े लोगों में फंस गया है, जिन्होंने पाकिस्तान को भी
यरगमाल बना लिया है, और पाकिस्तान के बाकी सारे 90% जो लोग हैं इनके यूँ समझे कि गुलाम और रियाया हैं। ये लोग ब्यूरोक्रेसी थे। अच्छा, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को वही अंग्रेज़ दौर चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने जो ब्यूरोक्रेसी चलाई थी इधर के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वही चली आ रही है। और इन लोगों ने भी पाकिस्तान के बाद वही ब्यूरोक्रेसी रखी, और उनके ज़रिए ही हुक्मरानी भी करते हैं, और उनके ज़रिए करप्शन भी करके माल कमाते हैं। वो ब्यूरोक्रेट भी माल कमाते हैं, आधा वो लेते हैं, आधा ये सियासी लोग लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का चल रहा है। तो ये सारा मैंने असल मसला बता दिया कि जब तक ये सियासी पार्टी खानवाद है और ये जिनको नाम बड़े लोग की सियासत ख़त्म नहीं की जाएगी, तो पाकिस्तान के नए सूबे भी बनेंगे तो इसमें भी यही सियासी पार्टियां अपने लोग बैठा देंगी। तो इसको ख़त्म किस तरह किया जाए और इसका हल क्या होना चाहिए, उसका असल मसला और असल हल ये है कि पावर्स को निचली लेवल तक लाया जाए, यूसी लेवल तक लाया जाए, ताल के लेवल तक लाया जाए। मुशर्रफ ने ये यूसीज को कोई पावर नहीं दिए थे, ताल के को कोई पावर नहीं थे, मगर यूसीज को वो 5 लाख फंड मिलता था हर साल जो नाज़म कहा जाता है। ये वीडियो को लंबा हो जाता है, तो मैं आप से इजाज़त दूंगा। ये मैंने जो बातें की है वो खुल कर किए हैं, वो बड़े बेलाग अंदाज में किए हैं, और हकीकत ही यही है हल जो हम बताते हैं, और हमारी पार्टी के साथ ये पूरा प्रोग्राम और हल लिखा हुआ है। तो मंजूर आज़ाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, आने वाला अवामी पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।